Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So, let me start with the fifth chapter of Robert Barron and Misra book, Psychology Indian Subcontinent Edition. जो लोग भी ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें if my videos are helping you in any way, because in this channel I basically teach psychology of class 11th and 12th, NCERT, CBSE syllabus. You can check my playlist. एंड अभी मेरा ये रॉबर्ट बैरन सीरीज़ चल रहा है, तो अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. एंड लेट मी बिगिन विद द चैप्टर. सो आज मैं फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. सो द चैप्टर्स नेम इज़ लर्निंग, हाउ वी आर चेंज्ड बाय एक्सपीरियंस. सबसे पहले व्हाट इज़ लर्निंग. लर्निंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन आप अपने दिमाग में सोच लिए होंगे, बिकॉज इफ़ यू आर रीडिंग Robert Barron, if you're referring to this book, then I hope that you must be having certain knowledge about psychology already. So, learning is something which is a change in your behavior, and that learning, that change in behavior is something which is relatively permanent. तो हमें कैसे पता चलता है कि हम एक टास्क को लर्न किए हैं? जब हम एक बिहेवियर चेंज देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक छोटा सा बच्चा बाईसाइकिल चलाना सीखता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस? देयर वुड बी द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर. उसने ट्राई किया बाईसाइकिल पे बैठना, उसके पेडल्स को चलाना, वो चला सका कुछ देर तक, उसके बाद वो गिर गया, उसके बाद वो दोबारा से उठा, दोबारा से ट्राई किया. तो ऐसे करते 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 उसने वो बिहेवियर को लर्न कर लिया. नाउ ही नोज हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल. So this is something which is a permanent change in behavior. Now whenever he would go out with the bicycle, he would try to ride it in an appropriate manner. वो आसानी से बाईसाइकिल को चला लेगा. ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से उसने मतलब वो डिसबैलेंस हो गया, या मतलब अगर कोई रास्ते पर ऑब्स्टिकल नहीं है, आई एम टॉकिंग नॉर्मली. सो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट लर्निंग इज. Now, the definition which has been given in the book is, now if you're following the Robert Barron and Misra book, you would be able to understand in a much better way, because I'm referring to that book, and it would be easy अगर आप अपने लिए भी वो books ले आएँ और उसको refer करें, क्योंकि यहाँ पर मैं explanation देती हूँ. I try to make you all understand कि book में क्या लिखा है, what does that mean. क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर वंस क्लियर हो जाएंगे तो फिर आसानी से आप आगे का बाकी सारा स्टडीज़ आप इजीली कर सकते हैं. द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. सो लेट अस नाउ लुक एट द डेफिनेशन. The definition says that learning is any relatively permanent change in behavior or behavior potential resulting from experience. तो एक बिहेवियर को चेंज करने के लिए, एक बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाने के लिए, और ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग को एक्वायर करने के लिए एक एक्सपीरियंस होता है. एक्सपीरियंस से लर्निंग एस्टैब्लिश होती है. ना तीन चीज़ों का बेसिकली यहाँ पे ख्याल रखना है, मेनली थ्री थिंग्स. कि लर्निंग जो है, यहाँ पर फर्स्ट जो वर्ड्स दिया गया है, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज. तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्पररी चेंज नहीं होता उसमें. यू नो टेम्पररी चेंजेस कहाँ पे होते हैं बिहेवियर में? सपोजिंग आपको कुछ इलनेस हुआ है और आपने कोई ड्रग्स लिया हुआ है, तो ड्रग्स के प्रभाव से हो सकता है कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए, तो हम उसको लर्निंग नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ ओनली अ टेम्पररी चेंज. जब ड्रग का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, देन यू विल बी बैक टू नॉर्मल अगैन एंड यू वोंट डू दैट बिहेवियर. सो यहाँ पे टेम्पररी चेंजेस नहीं होता, यहाँ पे बात हो रही है रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस की. सेकेंड इज, इट डज नॉट रेफर टू चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मैच्योरेशन. मैच्योरेशन का मतलब है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ग्रो करते हैं, डेवलप होता है हमारा माइंड, तो उसके चक्कर में अगर कोई चेंजेस आपको आ रहे हैं तो उसका मतलब लर्निंग नहीं होता.
लर्निंग एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को जो हम लर्न कर रहे हैं। आगे के एग्जाम्पल्स में और आगे के टॉपिक्स में आप अच्छी तरह से समझेंगे व्हाट लर्निंग इज़ ऑल अबाउट. सो you will try to get more insight into it. Now third is it can result from vicarious as well as from direct experiences. इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को देख के, लोगों को देख के, अपने एनवायरनमेंट से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. एंड नॉट जस्ट देख कर, हम देख के हम उसमें पार्टिसिपेट भी करके हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का लर्निंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड लास्ट इज़ जो भी चेंजेस लर्निंग से आती हैं वो हमेशा से पॉजिटिव हो, इसका कोई मतलब गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप बैड संगति की वजह से कुछ बैड हैबिट्स भी लर्न कर लें, तो वो तो आपके नेगेटिव में चला जाएगा. So I hope you're clear with this. Now there are several basic forms of learning. यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्म्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज़ क्लासिकल लर्निंग, सेकेंड इज़ ऑपरेंट लर्निंग एंड थर्ड इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में. सो एज़ यू ऑल नो कि मैं पार्ट वाइज पढ़ाती हूँ यहाँ पे जो भी प्लेलिस्ट है मेरे, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का. सो धीरे धीरे वी विल ट्राई टू कंटिन्यू द फर्दर टॉपिक्स. यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है. ना इमेजिन करें कि ये एक एग्जाम्पल है जो कि बुक में गिवन है, यू कैन रेफर टू योर बुक. Now imagine that during a very hectic semester, आपकी बहुत ही hectic semester एग्ज़ाम चल रही है, बहुत important semester है, काफ़ी सारा syllabus है, and क्लास की schedule के बीच में आपको टाइम ही नहीं हो रहा है खाना खाने को, like you are skipping your lunch. Now क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद आप अपना आफ्टरनून क्लासेस में फोकस नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज योर स्टमक इज़ एम्प्टी, ऑल यू कैन थिंक अबाउट इज़ फूड. ना खाने का ही दिमाग में आते रहता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सब. लाइक यू नो द क्रेविंग्स विच इज़ वेरी नॉर्मल. व्हेन यू आर हंग्री यू वुड क्रेव समथिंग ऑफ दीज सॉर्ट्स. एंड लाइक यू नो ऐसा कई बार होता है कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जब भूख लगती है तो पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता. तो एग्जाम्पल में गिवन है कि आपकी फ्रेंड जो है वो आकर के आपको एक वेंडिंग एरिया के बारे में बताती है जहाँ पर कि she buys microwavable snacks including the popcorn, जैसे कि आप बस गर्म करके खा सकते हैं आराम से. Now as it turns out this solution works out well. You love popcorn and it is ready in only a few minutes, and you find that it is even possible to do other things while the popcorn is popping, like cram for test, because a loud beep from the microwave signals when the popcorn is done. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी दोस्त से ईज़िली कन्विंस्ड हो गए कि आई कैन बाय पॉपकॉर्न बिकॉज आई लव पॉपकॉर्न, एंड जब तक पॉपकॉर्न बनेगा तब तक तो मैं थोड़ा बहुत भी कुछ टॉपिक्स देख सकती हूँ और उसमें मेरी लर्निंग भी हो जाएगी, मेरे एग्ज़ाम के लिए मेरा प्रिपरेशन भी चलता रहेगा और मुझे उसमें फ़ोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है. जैसे हम रोटी बनाते हैं, नॉर्मल तवे पे रोटी बनाते हैं तो उसको बेलना पड़ता है, फिर तवे में सेकना पड़ता है, उसके बाद रोटी बनती है. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आप माइक्रोवेव में बंद कर दिए, वो अपने आप पॉप करेगा एंड देन माइक्रोवेव का सिग्नल बीप बजेगा, लाउड बीप बजेगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि पॉपकॉर्न डन है. यू विल हैव टू जस्ट गो एंड ओपन द डोर ऑफ द माइक्रोवेव एंड योर फ्रेशली पॉप्ड पॉपकॉर्न इज़ रेडी. ओके, तो इससे क्या होगा कि जो अरोमा है, नाउ बिकॉज यू लव पॉपकॉर्न, आपको पॉपकॉर्न ऑलरेडी अच्छा लगता है, तो उसका जो अरोमा होगा वो एक नॉर्मल सा एक रिएक्शन आपके बॉडी का प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ इट विल कॉज यू टू सैलिवेट इन एंटिसिपेशन ऑफ ईटिंग इट. हम बोलते हैं ना कि उसके अरोमा से ही, खाने के अरोमा से ही मुंह में पानी आ गया. तो इसका वही मतलब है कि जैसा पॉपकॉर्न का अरोमा आपके पास आएगा, you will start to salivate because it is a natural conditioning of the body की फूड आते ही ये चीज़ प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है. So after several days, however, your mouth waters immediately after the beep. यहाँ पे क्या नोटिस किया गया? ऑफ कोर्स हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ये बात को समझना है कि ये बोल रहा है कि ऐसा चलते गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज चला, एंड कुछ दिनों के बाद आप नोटिस किए कि जब पॉपकॉर्न बनता है तो तब आप कुछ और काम कर रहे हो, जब लाउड बीप बजता है
तो बीप के ही नॉइस से, बीप का जो साउंड है उससे आप ऑलरेडी सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिए रहते हो. Like you haven't even opened the door of the microwave and the aroma has not completely entered your nose, but still, in the anticipation of seeing and having the popcorn, your mouth already starts to salivate. I hope you can understand. Now, why should this occur? ऐसा क्यों होता है? After all, at this point you can neither see nor smell the popcorn. तो इसका रीज़न जो है, it is fairly simple. The beep is always followed by the aroma and the taste of the popcorn. यानी जब भी बीप बज रहा है तो उसके बाद पॉपकॉर्न आ रहा है और पॉपकॉर्न से पहले अरोमा आ रहा है. तो ये आपका ब्रेन जो है ये उसे कंडीशन कर दिया है. सो द बीप कम्स टू सर्व एज अ सिग्नल. बीप जो है वो सिग्नल रहता है हमेशा से कि इसके बाद जो है पॉपकॉर्न की अरोमा आएगा एंड देन पॉपकॉर्न का अरोमा आएगा एंड देन यू विल हैव द पॉपकॉर्न इन फ्रंट ऑफ यू. So just hearing the beep, you expect the smell and the taste of the popcorn to follow. You react accordingly. So this was an example to explain कि ये conditioning क्या होता है. Now you might be wondering कि beep के वजह से जो response produce हुआ उसी को ही हम actually conditioning बोलते हैं. So that is what is called as classical conditioning learning. अगर आपको ये classical conditioning का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना है तो आप इस एग्जाम्पल को भी अच्छी तरह से समझ जाओ. आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग का चीज़ क्या है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इनिशियल स्टेजेस में जब वो बीप हुआ, डोर खुला, एरोमा आया, उसके बाद आपको सलाइवेशन स्टार्ट हुआ प्रोसेस का. लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज व्हाट हैपेंड इज दैट योर माइंड बिकेम कंडीशनड. आपका जो माइंड है, आपने वो बिहेवियर को लर्न कर लिया कि बीप के बाद जो है पॉपकॉर्न आएगा ही आएगा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग द पॉपकॉर्न. सो बीप केम टू सर्व एज अ सिग्नल. बीप के वजह से कंडीशनड रेस्पॉन्स. बीप इज नॉट द अनकंडीशनड स्टिमुलस. अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो है फूड है. वी विल लाइक इन द फर्दर टॉपिक्स आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ईच ऑफ दीज टर्म्स लाइक व्हाट इज अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, स्टिमुलस, ये सब. अभी से आपको बता दे रही हूँ कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो यही है कि जब फूड हम देखते हैं तो नॉर्मली हमारा सलाइवेशन प्रोसेस बिगिन होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलस? स्टिमुलस का मतलब है कि इट इज़ अ फिजिकल इवेंट केपेबल ऑफ अफेक्टिंग बिहेवियर. नॉर्मली कोई भी इवेंट है जो कि आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पे क्या इवेंट है? यहाँ पे इवेंट था फूड का नज़र आना हमारे सामने. तो नॉर्मली जब भी कोई पर्सन के सामने फूड आएगा, दैट पर्सन विल सलाइवेट ड्यू टू इट्स अरोमा, ड्यू टू इट्स लुक, ड्यू टू इट्स लाइक टेस्ट, व्हाटसोएवर इट इज. That is a normal unconditioned stimulus, and the response, the salivation to the unconditioned stimulus is unconditioned response. But what do I mean by a conditioned stimulus? यहाँ पे conditioned stimulus एक ऐसा event है जो कि बनाया गया है. उसको देख के अगर यूजुअली आपको कभी भी वो सेम रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो कि सलाइवेशन का है. आप सोच लें क्या कहीं से बीप बजेगा माइक्रोवेव अवन का या कोई दूसरा टाइप का साउंड सिमिलर टू दैट वो बजेगा, तो क्या आप सलाइवेट करेंगे? यूजुअली यू विल नॉट, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड to the process of salivation at all. It is nothing like, उसमें ना कोई अरोमा है, ना कोई फूड का साइट है, कुछ भी नहीं है, एक साउंड था. तो साउंड को जो एसोसिएशन क्रिएट किया माइंड, साउंड को एसोसिएट किया वो अरोमा से. ना ये कैसे हुआ? रिपीटेटिव प्रैक्टिस, रिपीटेटिव डेज में जो बार बार वो दोहराते गए, तब कंडीशनिंग का प्रोसेस इस्टेब्लिश हो गया.
So, classical conditioning is a basic form of learning in which one stimulus comes to serve as a signal for the occurrence of a second stimulus. तो वो second stimulus जो है वो होता है, उसमें real मतलब response आता है, जो भी unconditioned response है. So यहाँ पर basically हम association बनाते हैं. बीप बजा तो हमें पता चला कि खाना आ रहा है, ऐसा नहीं कि पहले ही खाना आ गया. I hope you can understand this. Like it is a basic form of learning in which one stimulus यहाँ पे हो गया beep, comes to serve as a signal for the occurrence of a second stimulus, that is the food, which is the actual food. So यहाँ पे दो stimulus होते हैं. So stimulus again is a physical event capable of affecting behavior. Now Pavlov's early work on classical conditioning. इवान पावलोव जो थे वो एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजियोलॉजिस्ट थे फ्रॉम रशिया, एंड ही डिड नॉट एक्चुअली सेट आउट टू इन्वेस्टिगेट क्लासिकल कंडीशनिंग. उनका मकसद स्टडी का क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ना नहीं था, रैदर हिज रिसर्च फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डॉग्स. ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एंड फेमस स्टडी है क्लासिकल कंडीशनिंग का, इवान पावलोव का, क्योंकि उन्होंने ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इसलिए इसको पावलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं कभी कभी. सो उनका जो मकसद था स्टडी का, ही वॉज कंडक्टिंग अ स्टडी और अ रिसर्च ऑन डाइजेशन ऑफ डॉग्स, डाइजेशन इन डॉग्स. बट उन्होंने एक ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन ही नोटिस्ड अ क्यूरियस फैक्ट, लाइक सिमिलर टू द पॉपकॉर्न एग्जाम्पल, द डॉग्स इन हिज स्टडीज ऑफन बिगैन टू सलाइवेट व्हेन दे सॉ और स्मेल्ड फूड बट बिफोर दे एक्चुअली टेस्टेड इट. सो व्हाई वुड दे डू दैट? डॉग्स साइट या स्मेल से ही सलावेट करना स्टार्ट कर दिए थे, जबकि उन्हें एक्चुअल फूड टेस्ट भी नहीं किया था. तो उनको ये फिनोमिनन जो है वो इंटरेस्ट किया, एंड देन ही स्टार्टेड टू स्टडी मोर. सम इवन सलाइवेटेड एट द साइट ऑफ द पैन वेयर देयर फूड वाज केप्ट, और द साइट और साउंड ऑफ द पर्सन हु यूजुअली ब्रॉट इट. नाउ दिस सजेस्टेड टू पावलोव दैट दीज स्टिमुली हैड समहाउ बिकम सिग्नल्स फॉर द फूड इटसेल्फ. तो यहाँ पर जब ऐसा हुआ, द डॉग्स हैड लर्न दैट व्हेन द सिग्नल्स वे प्रेजेंट द फूड वुड सून फॉलो. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग, यू कैन इमीडिएटली इमेजिन द वर्ड एसोसिएशन. जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात आएगी, आपको इमेजिन करना है द वर्ड एसोसिएशन. यहाँ पर हम दो चीज़ों में एसोसिएशन बना रहे हैं. एक सिग्नल दे रहा है कि दूसरा स्टिमुलस आने वाला है. तो जब इवान पी पावलोव के एक्सपेरिमेंट में ऐसा होने लगा कि डॉग्स के सामने तो फूड आया भी नहीं था, एंड दे हैड स्टार्टेड टू सलाइवेट एट द साइट ऑफ द पैन इन विच देयर फूड वाज अराइविंग. मैंने पैन सामने रखा हुआ है, उनका सलाइवेशन स्टार्ट हो गया था. तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, फूड तो नहीं है वहाँ पे. सो दैट्स हाउ ही जस्ट developed this study of classical conditioning and has contributed to the field of psychology. Now, Pavlov quickly recognized the potential importance of this observation and shifted the focus of his research accordingly. The procedures that he now developed were relatively simple. On conditioning trials, a neutral stimulus that had previously been shown to have no effect, for example, a bell, was presented. This was immediately followed by a second stimulus known to produce a strong effect on salivation, which is dried meat powder placed directly into the dog's mouth. The meat powder was termed as the unconditioned stimulus. तो मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी, इसे आप समझ लीजिए. जब पावलोव को पता चला ऐसी ऐसी थिंग्स हो रही हैं कि एक रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लर्निंग है इसमें, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, सो ही शिफ्टेड हिज फोकस ऑफ रिसर्च, एंड उन्होंने कंडीशनिंग ट्रायल्स बनाया जहाँ पर कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब है उसमें कोई भी प्रीवियसली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ सकता जब तक कि आपने कंडीशनिंग एस्टैब्लिश नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल, एक बेल को सुन के एक डॉग क्यों सलाइवेट करेगा? अनटिल एंड अनलेस वो बेल के बाद उसका ड्राइड मीट पाउडर या उसे फूड सर्व ना किया जाए. तो स्टार्टिंग में उन्होंने बेल बजाया, उसके बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है फूड आइटम, जो कि विच इज़ नेचुरल
It is the unconditioned stimulus in classical conditioning is a stimulus that can evoke an unconditioned response the first time it is presented. एकदम से रिएक्शन दे देगा क्योंकि उसके माउथ में वो ड्राइड मीट पाउडर दिया है, तो ऑफ कोर्स द डॉग विल सलाइवेट, राइट. नाउ बिकॉज इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस unconditioned stimulus का ability to produce salivation was automatic and did not depend on the dogs having learned the response. ये dog का कोई learning the response से कुछ related ही नहीं है. उसको जब मुंह में खाना दिया गया तो उसका salivation process begin होगा. So normally एक bell बजाया गया initial trials में और एकदम से within no time उसको unconditioned stimulus, remember the stimulus word, स्टिमुलस दिया गया विच इज़ द मीट पाउडर, जो कि रेस्पॉन्स देगा ही देगा और नेचुरल रेस्पॉन्स देगा, एंड दैट इज द सलाइवेशन. नाउ द रेस्पॉन्स ऑफ सलाइवेशन टू द मीट पाउडर वाज टर्म्ड एज एन अनकंडीशनड रेस्पॉन्स. इट टू डिड नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस लर्निंग. सेकेंड जो है, जो मेन एसोसिएशन हमने बनाया वो ये था कि द बेल वॉज टर्म्ड एज अ कंडीशनड स्टिमुलस. रिमेंबर दिस, बेल को हमने conditioned stimulus बनाया because its ability to produce salivation depended on its being paired with the meat powder. यहाँ पर ये conditioned stimulus क्यों बना? conditioned stimulus तब बना because वो response तभी evoke करेगा अगर हम उसे किसी एक particular event के साथ associate कर रहे हैं. एक नॉर्मल बेल को सुन के कोई भी जानवर सलाइवेट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसने ये बिहेवियर लर्न किया हो कि वो बेल के बाद उसे खाना दिया जाता है. सो उससे हम समझते हैं कंडीशनड स्टिमुलस. अ कंडीशनड स्टिमुलस इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज रिपीटेडली पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस. तो उसे बार बार पेयर किया जाता है. बेल बजाया, खाना दिया, तो बेल क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है जिसका कोई ताकत नहीं है. बेल है कंडीशन स्टिमुलस जिसके पास कोई ताकत नहीं है और उसमें वो ताकत लाना है. तो वो ताकत कैसे लाना है कि वो रेस्पॉन्स इवोक करे? हमें उसे बार बार रिपीटेडली एसोसिएट करना पड़ेगा अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जब तक कि बिहेवियर लर्न ना हो जाए और कंडीशनड स्टिमुलस के अंदर वो शक्ति ना आ जाए कि वो रेस्पॉन्स इवोक करे. ओके, सो फाइनली द सलाइवेशन इन रेस्पॉन्स टू द बेल, जो ये चीज़ मेन जो चीज़ था, जो स्टडी था, जो एस्टैब्लिश करने के लिए स्टडी किया गया, उसको बोलते हैं कंडीशनड रेस्पॉन्स. कि हम देखना चाहते थे कि क्या कोई कंडीशनड स्टिमुलस में भी कोई कंडीशनड रेस्पॉन्स हो सकता है. तो यहाँ पर बिल्कुल से ऐसा हुआ कि सलाइवेशन स्टार्ट हुआ बेल के साउंड से. तो सिर्फ बेल का वॉइस हुआ, बेल का साउंड हुआ and the dog started to salivate. So that became the conditioned response. Now the basic question was whether the sound of the bell would gradually come to elicit salivation in the dogs as a result of its repeated pairing with the meat powder. In other words, would the bell elicit a conditioned response when it was presented alone? तो अब आप सोच करके बताइए. Of course, the answer is yes. After the bell had been paired repeatedly with the meat powder, the dog salivated upon hearing it, even when the bell was not followed by the meat powder. So जो रिसर्च का लास्ट जो चीज़ था, लास्ट इवेंट करवाना था, वो यही था कि हमें देखना था कि क्या सिर्फ बेल के साउंड से डॉग सलाइवेट करेगा, क्या एक कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से एक कंडीशनड रेस्पॉन्स क्रिएट हो पाएगा, विच इज़ usually not possible, usually not natural. लेकिन because of the repeated associations, repeated pairings, एक conditioned response create हुआ. The dog learned the behavior, उसे पता चल गया, उसने learn कर लिया कि इसके बाद ये होता है. तो यहाँ पे दो स्टिमुलस होते हैं. एक स्टिमुलस जो कि सर्व करता है एज अ सिग्नल फॉर द अकरेंस ऑफ अ सेकेंड स्टिमुलस. तो यहाँ पे लास्ट में जो है रिसर्च में ये प्रूव हो गया कि हाँ, the dog salivated upon hearing the sound of the bell alone, even if the meat powder was not presented to it at the last. Okay, so ये है classical conditioning. इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि classical conditioning में basically क्या होता है. Now in the further videos we would
talk about some basic principles and we would try to complete the entire chapter. So I hope that you all liked the explanation. If yes, then please click on the like button, share it among your friends, and subscribe to my channel. And for any other queries, you can send me an email and I would be happy to reply you all. Thank you for watching.